हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का पार्ट 4 में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। जैसे आपको पता है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैंने डिस्कस कर दिया हूं, ये सबसे लास्ट है 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर 1 से लेकर 20 तक मैंने डिस्कस कर दिया था, पार्ट 2 के अंदर 21 से लेकर 50 तक मैंने डिस्कस किया, और पार्ट 3 के अंदर 51 से लेकर 75 तक मैंने डिस्कस किया, और पार्ट 4 के अंदर इस वीडियो के अंदर 76 से लेके 100 तक मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और जो न्यूज चैनल पे विजिट करें और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को वॉच जरूर कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और उस पे आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 76 नंबर से। तो 76 नंबर क्वेश्चन में जो मेंशन कर रखा था, कंपाउंड फॉर्म द विगोरसली हाइड्रोलाइसिस ऑफ ZrCl4, जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तेजी से तो कंपाउंड क्या हमें देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे फास्ट तो आपको Zr2 मतलब जर्कोनियम डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था आप पे, ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर क्या वर्क करती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसे हम बोलते हैं जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रेजेंट होती है साइमल्टेनियसली, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड आपको 3 रिएक्शन दे रखा है, इसमें हमें चेक करना है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रेजेंट है या नहीं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपने रिएक्शन मैं लिख के रखा हूँ और मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ मैग्नीज में 0 है और यहाँ जैसे +4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि +7 जो है वो प्लस कितने जा रहा है? +4 में जा रहा है। तो प्लस जो 7 जो +4 में जा रहा है मतलब कि रिड्यूस कर रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। और ये 0 है वो अब +4 में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी प्रेजेंट है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है ए। सेकंड में आप देख सकते हैं तो +7 से लेकर के +6 में जा रहा है, इसका मतलब ये +7 से +6 में जा रहा है, रिड्यूस और रिडक्शन हो रहा है। और ये +7 से लेकर +4 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड में आप देख सकते हैं कि कोल्ड्रिंक 0 से लेकर -1 में जा रहा है, मतलब कि घट रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये 0 से लेकर +1 में जा रही है, मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये आपका इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी प्रेजेंट है, रिडक्शन भी प्रेजेंट है, तो आपको 1 and 3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, 1 and 3 किस में है? तो 1 and 3 किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की बात है, 3 आपको दे रखा है डी में, बट 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और कंफ्यूज है कि 2 में जो है आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं है। तो जिसमें 2 ऑप्शन दे रखा है वो आपका ऑप्शंस नहीं होगा। जैसे इसमें देखते इसमें 2 ऑप्शंस नहीं होगा, इसमें 3 ऑप्शंस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फाइनली आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3 ओनली आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कंजुगेट बेस हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का हमें कंजुगेट बेस बताना है। पर सिंपल से पहले है कि आपको हाइड्रोजोइक एसिड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं N3- और H+ देखने को मिलती है। तो N3 जो माइनस है वो आपका बेस है और H+ जो है आपका एसिड है। तो N3H का जो है आपका कंजुगेट बेस आपका N3- हो गया, और N3H का कंजुगेट एसिड जो हो गया आपको H+ हो गया। तो फाइनली जो उसका आंसर होगा वो आपका N3- कंजुगेट बेस होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 79 में जब क्वेश्चन पूछा गया है, इन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA द नंबर ऑफ डोनर एटम। तो EDTA का द नंबर ऑफ डोनर एटम्स हमें बताना है। तो EDTA अगर आपको मालूम होगा तो वैसे भी आंसर कर दे सकते हैं। EDTA का जो फुल फॉर्म होता है लिगेंड का, वो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट होता है। तो डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, मतलब ईच नाइट्रोजन प्रेजेंट 1 लोन पेयर, तो 2 नाइट्रोजन के बाद 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो आपका डोनर जो होगा 2 होगा। अब टेट्रा एसीटेट है तो टेट्रा एसीटेट का मतलब ईच एसीटेट 1 डोनर हो जाएगा, तो 4 एसीटेट है, इसका मतलब 4 डोनर हो जाएगा। और वाला 4 और डायमीन होगा 2, तो 4 और 2 6 के 6 हो गया, तो 6 इसका आपका डोनर एटम होगा। तो वैसे भी आप आंसर लगा सकते हैं, पता, तो वैसे भी आपका
6 इसका डोनर साइड्स होता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसके जो स्ट्रक्चर्स होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायएमीन है, यहाँ पर भी डायएमीन है। तो यहाँ से आपको डोनर आइटम होगा 2 और एसीटेट यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ से देख सकते हैं 4 आपका एसीटेट देखने को मिल रहा है। तो जो H है वो आपका लीव हो जाएगा और यहाँ पर O- नेगेटिव पे हो जाएगा, O- आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 4 एसीटेट देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपको 2 एमीन्स देखने को मिलेगा। तो ऑल ओवर कितने हो जाएंगे, 6 डोनर साइट्स हो जाएगा EDTA का। तो इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इलाइड इंटरमीडिएट। तो इसमें बता रहा है कि इलाइड इंटरमीडिएट में कौन सा इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इलाइड किस में मिलती है। तो पहले आपको बता दूं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो के अंदर आपको कोई इलाइड नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। एल्डोल के अंदर कोई इलाइड नहीं होता। बात रही अब ए और डी, पर्किन और विटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विटिक रिएक्शन या फिर विटिक ओलिफिनेशन इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड या कीटोन विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड कॉल्ड विटिक रिएक्शन। कार्बोनिल मतलब कि हाँ, मतलब कि ये है कि अल्डिहाइड और या कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप को जब हम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम है वो उसी को हम इलाइड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ वो इलाइड होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका विटिक रिएक्शन आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर कीटोन है, यही आपका है इलाइड रिएक्शन, यही आपका इलाइड है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम्स, ठीक है। तो आपका 80 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है था स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से स्टार्ट करना फ्लोइंग द रिएक्शन कैरिड आउट द व्हाट इज द कंपाउंड जेड। तो इसमें बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि आपको प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और आपका यहाँ पर रिएजेंट दे रखा है रिएक्शन, और उसके बाद आपको जेड बताना है कि जेड क्या होने वाली है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको नॉर्मल रिएक्शन से क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम एसिड को हम SOCl2 से रिएक्ट करते हैं तो आपका एसाइल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर जैसे आपको एसाइल क्लोराइड देखने को मिला X, ठीक है। उसके बाद हम जब अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको इस तरह देखने को मिलेगी। और जैसे आपका ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जो कम बैक करेगा, जैसे कम बैक करेगा Cl जो है आपका लिविंग ग्रुप है, वो Cl यहाँ से लीव कर जाएगा और लीव करने का आपको देख सकते हैं इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपको जो NH2 है, नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो H+ उसको बैलेंस करके आपको एमाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो आपका जो Y फॉर्म होगा वो आपका एमाइड होगा। फिर एमाइड को जब हम NOH-Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NOH जो Br2 होता है वो आपका क्या हो गया, NOH-Br2 जो रिएक्शन करवाता है वो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपने पढ़ा होगा कि जब हम एमाइड का हम रिएक्ट करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में और NH-Br2 से तो आपको प्राइमरी एमीन देखने को मिलती है। तो ये रिएक्शन जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का है। यहाँ पर क्या होता है ना, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन की जो चेन होती है वो एक कार्बन लेस हो जाती है, एक कार्बन घट जाती है। यहाँ पर आपका 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ से एक घट के आपको 2 कार्बन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिग्रेडेशन का यूज होता है, ठीक है। तो फाइनली जो जेड आपका आंसर होगा वो इथाइल एमीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 81 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, इथाइल एमीन। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं 82 नंबर की। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इसे पूछा गया है कि अगर कोई सॉलिड सरफेस पे, तो किसी भी सॉलिड पे अगर गैस एक्यूमुलेट हो रहा है, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पे गैस एक्यूमुलेट होना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब उसकी इंटर तक पूरी पार्ट्स में एक्यूमुलेट होना गैस। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन पूछा गया है जिसका मतलब सरफेस पे गैस एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि जब भी कोई सॉलिड सरफेस पे गैस स्पॉन्टेनियस एक्यूमुलेट होता है तो वहाँ पर जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो जब डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव होता है, यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। तो जब डेल्टा जी नेगेटिव है, और यहाँ पर एक और प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि डेल एच जो होता है, डेल एच वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आपको डेल एच भी नेगेटिव है और यहाँ पर डेल जी भी आपको स्पॉन्टेनियस नेगेटिव है।
तो जब डेल जी नेगेटिव है और डेल एच नेगेटिव है तो टी डेल एस तो नेगेटिव है ही है, तो इसका मतलब ये है कि जब टी डेल एस को जितना ज़्यादा वैल्यू हम पुट करेंगे, जितना ज़्यादा टी डेल एस का वैल्यू हम पुट करेंगे उतना नेगेटिव में रहेगा, और जितना नेगेटिव में रहेगा तो हमारा डेल जी का वैल्यू भी ऑल ओवर नेगेटिव में ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि टी डेल एस भी हमारा नेगेटिव में ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और जब एंट्रोपी नेगेटिव में होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रहा है और एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रहा है और डेल्टा जी भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं डेल्टा एच इंक्रीज, ये गलत हो गया सिस्टम में। डेल्टा एंट्रोपी इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। डेल्टा गैस में डिक्रीज, ये आंसर आपको सही होगा। डेल्टा एस जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रहा है और डेल्टा जी आपका इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। तो आपको जो इसका आंसर होगा आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी जो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब जितना वैल्यू हम पुट करेंगे नेगेटिव के अंदर उतना डिक्रीज हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में ही पुट करना होगा क्योंकि ऑल ओवर हमको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है। तो डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए हमें टी डेल एस को भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब इसका जो आंसर होगा 82 का, वो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, द सोलबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट LXM/S, ठीक है, द सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज सॉल्ट। तो हमें निकालना है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर का क्वेश्चन है और सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो फर्स्ट टाइम आपको मिल जाता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ये आपका सॉल्ट दे रखा है LXM/, आपका सॉल्ट दे रखा है, उसको S मान लिया, पहले S मान गया, सोलबिलिटी मान लिया है, तो हमें KSP निकालना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन कि LXM/, है, तो जब हम LXM/, को हम डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट करने के बाद आपको जो ये वाला पार्ट है वो आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा और आपका L जो है मेन पार्ट हो जाएगा और इसका जो ये Y जो है अपोजिट में है वो चार्ज में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा जब अपने तोड़ता है Na2SO4 को, जब हम ब्रेक करते हैं तो Na तो 2Na होता है और SO4 होता है तो 1SO4 होता है, और जो चार्ज होता है वो चार्ज हेरा फेरी हो जाता है, एक दूसरे का चार्ज पे चार्ज चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात इसके अंदर भी हुआ। तो LXM, तो मैं L और M है मेन पॉइंट है, और जो कॉफिशिएंट है जो आपका वो मल्टीपल में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं M से Y कॉफिशिएंट तो Y मल्टीपल में आ गया और चार्ज इसका अपोजिट हो जाएगा -6y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को हमें x माना, ठीक है, और जो कॉफिशिएंट है वो कॉफिशिएंट रहेगा, और L को हम S माना, y कॉफिशिएंट तो y रहेगा, और m को हम x माना। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप KSP निकालते हैं। KSP जो होता है प्रोडक्ट का होता है कॉन्सेंट्रेशन x इंटू एस, और जो कॉफिशिएंट होता है वो मल्टीपल में, वो पावर में भी जाता है, याद रखिएगा। जो कॉफिशिएंट आपका मल्टीपल में है वो पावर में भी जाता है, तो पावर में चला गया। आपका कॉफिशिएंट यहाँ से मल्टीपल में y था तो y भी आपका पावर में चला गया। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन है तो x का पावर x और s के पावर x और x का पावर y और y का पावर y, तो x का पावर x और y का पावर y इस तरह हो जाएगा, और x जो होगा वो x प्लस y हो जाएगा। तो s प्लस y हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसका आंसर आप जो है वो आपका डी आंसर में देखने को करेक्ट मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो आपका 83 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और आपको यहाँ से समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं Ag2SO4। तो Ag2SO4 आप दो जो आपका कॉफिशिएंट है वो आपका मल्टीपल में आ जाएगा, और Ag पे प्लस 4 Ag पे प्लस 4 हो गया, और SO4 पर आप कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, और SO4 पर 2 माइनस होता है क्योंकि 2 जो है वो आपका अपोजिट Ag में चला गया है। तो वही Ag में जो 2 होता है सल्फेट पर 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर दिया मैंने, और यहाँ इसको हम S माना और इसको भी S माना और सल्फेट को भी S माना। तो यहाँ पर 2 कॉफिशिएंट 2s हो गया, 1 कॉफी तो 1s हो गया। तो KSP निकाला मैंने तो 2s के पावर s हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कॉफिशिएंट जो आपका है वो 2 है तो 2s रहेगा, और जो कॉफिशिएंट है वो पावर में भी चला जाएगा तो पावर में चला गया। इसमें कॉफिशिएंट 1 है तो 1 में पावर में चला गया, तो ऑल ओवर आपको जो आएगा वो 4s देखने को मिलेगा। उसी हिसाब से इसमें पूछा गया था इस सॉल्ट से। तो इसे जो आंसर होगा आपको इस तरह का आंसर देखने को मिलेगी और आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 84 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 84 नंबर पूछा गया क्वेश्चन में एन एजीट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें बताना है कौन सा आइजिट्रॉपिक मिक्सचर है ऑप्शन के हिसाब से। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तभी कर पाइएगा, नहीं मालूम है तो नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजिट्रॉपिक मिक्सचर का मैंने सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं एन एजिट्रॉप इज ए लिक्विड मिक्सचर विद द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो एजिट्रॉप जो मिक्सचर होता है वो लिक्विड जब मिक्सचर करता है वो आपका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे ही मिक्सचर करता है। तो सिंपल से आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 85 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विच मेटल कॉम्प्लेक्स हैज द मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन के अंदर में सबसे ज्यादा किसका CFSE का वैल्यू आएगा।
तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्यूशन देख सकते हैं, मैंने आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा ए है, तो ए जो है वो COCl4 2 माइनस है, इसका हम CFC का वैल्यू निकालेंगे। तो CFAC का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डी के अंदर जो होता है 5 ब्लॉक होते हैं, 5 डब्बा होता है। 5 डब्बा के अंदर डिवाइड टू टाइप में डिवाइड करते हैं, एक T2G में एक और EG में। तो T2G में 3 डब्बा होता है और EG में आपको 2 डब्बा होता है। तो T2G में आपको क्या होता है कि -0.4 से मल्टीपल करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसमें फिल्डअप किया जाएगा, और EG के अंदर +0.6 से मल्टीपल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल्डअप किया जाएगा। तो सिंपल सा बस उसी पे आपको बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए में कि आपको कोबाल्ट जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट होता है इसका 4s1 3d7, मतलब D7 में 7 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना पड़ेगा। और Cl जो होता है वो हैलाइड ग्रुप है और वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगा। तो ये देख सकते हैं सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल्डअप किया है, ठीक है। और आपको देख सकते हैं CFC पर मैंने निकाला तो 0.4 -0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 से मल्टीपल, फिर +0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीपल किया। फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका फर्स्ट जो ए का आएगा वैल्यू वो +0.8 डेलो आएगा, ठीक है। फिर बी में आप देख सकते हैं बी के अंदर आपको COF6 3 तो COF6 3 यहाँ पर कोबाल्ट जो है +3 चार्ज में आएगा तो 4s3d6 होगा, 403d6 होगा। डी में आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना पड़ेगा और इस वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना होगा। तो यहाँ से आप CFC का वैल्यू निकालिए, तो CFC का वैल्यू निकालिए जब -0.4 आपको 4 इलेक्ट्रॉन T2G में है और +0.6 में आपको 2 इलेक्ट्रॉन EG में है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको जो आएगा डेलो का वैल्यू 0.4 डेलो आएगा, ठीक है। बी के अंदर आप सी में देख सकते हैं तो सी के अंदर आपको CO और वाटर 6+3 है, तो CO वाटर 6+3 है, तो यहाँ पर कोबाल्ट जो होगा +3 में आएगा, तो कोबाल्ट +3 में आएगा तो 4s0 3d6। तो ये भी आपका बी जैसा ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 3d6 ही था बी में और इसके अंदर भी आपको 3d6 है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा CFAC निकालिएगा तो आपका भी 0.4 ही डेलो आएगा। तो इसलिए मैंने नहीं निकाला क्योंकि प्रोसेस जो है वो बी का प्रोसेस ही फॉलो करेगी, तो इसी हिसाब से मैंने नहीं निकाला, आंसर डायरेक्ट निकाल दिया 0.4 डेलो, ठीक है। अब आते हैं डी में, तो डी में जो है कोबाल्ट अमोनिया पे 6 कोऑर्डिनेट है, तो अमोनिया पे 6 कोऑर्डिनेट है कोबाल्ट का। तो यहाँ पर आप निकालेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट 0 में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4s2 3d7 होता है, 3d7 में 7 इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करना पड़ेगा। और अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं एज कंपेयर कोल्ड्रिन, फ्लोरीन एंड वाटर। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इसका आपको जो होगा पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन आपको पेयरिंग फिल्डअप किया जैसे आप देख सकते हैं। तो पेयरिंग फिल्डअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं CFC का वैल्यू मैंने निकाला, तो अब -0.4 आप में T2G कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G के अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन आता है, -0.4 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, और EG के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑल ओवर आपको कैलकुलेट करके आया डी का तो +1.8 डेलो आया। सबसे ज्यादा जिसका मैक्सिमम वैल्यू आया CFAC का वो आपका डी का आया 1.8 आया है, तो 1.8 आपका डेलो आया है। तो डी इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी मैक्सिमम, तो 85 का जो आंसर है आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 1.8 आपका डेलो का वैल्यू आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, तो पोटेशियम परमैग्नेट डार्क पर्पल होता है, आपको भी पता है, बट क्यों होता है? सिंपल सा बात है कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से, चार्ज ट्रांसफर होता उसी की वजह से ही आपका कलर शो करता है पर्पल की पोटेशियम परमैग्नेट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ चार्ज ट्रांसफर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल लाइट, मतलब चार्ज को ट्रांसफर करने की वजह से ही आपका लाइट विजिबल होता है। इसका आंसर जो होगा 86 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 87 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है द मॉलिक्यूल द फ्लोइंग मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल तरह इसमें बताना है कि कौन सा इसमें होने वाला, पीओस होने वाला, सीओस होने वाला, कायरल एक्सिस कायरल सेंटर है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका जो है एलिन से पूछा गया है, और एलिन से आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो एलिन जो होता है वो 2 टाइप में एलिन्स होता है, एक इवन में होता है और एक ऑड में होता है। इवन का मतलब ये है कि जिसमें आपका डबल बॉन्ड इवन होगा तो वो आपको इवन हो जाए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड इवन में है, और जिसका डबल बॉन्ड ऑड में होगा तो यहाँ पर ऑड हो जाए। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका 3 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, मतलब ये ऑड में है। तो इवन यहाँ पर क्वेश्चन भी जो है वो भी आपका डबल बॉन्ड ऑड में ही है, तो ये आपका ऑड में ही आंसर रहने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपका डबल बॉन्ड एलिन्स ऑड में रहता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसका रीजन ये है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है जिसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो शो ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी और सी और डी आपस में एक दूसरे का बराबर है ही नहीं, और यहाँ पर भी कंपाउंड देख सकते हैं आपस में एक दूसरे का बराबर भी नहीं है।
तो ये इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। और जब आपका इवन रहेगा तो इवन के अंदर क्या होता है, इवन के अंदर आपका जब भी ए बी सी डी मतलब तीनों आपको कोऑर्डिनेट जो है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और जब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा इवन के अंदर। और ऑड के अंदर क्या होता है, जब सारा डिफरेंट अटैच रहेगा तो सब्स्टिट्यूट वहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसे जो आंसर होगा 87 का वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एमीन इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ कीटोन विद प्राइमरी एमीन इज फॉलोड बाय। इसमें बताया गया है कि जब हम प्राइमरी एमीन को कीटोन के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो कौन सा हमें एमीन प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन हमें बताना है, कायरल एमीन्स प्रोड्यूस होगा, एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स प्रोड्यूस होगा या एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स प्रोड्यूस होगा या प्राइमरी एमीन्स प्रोड्यूस होगा। तो हमें रिएक्शन करना है कीटोन प्लस कीटोन के साथ प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करना है। कीटोन और प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करने पे क्या हमें देगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स आर प्रोड्यूस द रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विथ प्राइमरी एमीन्स। जब हम प्राइमरी एमीन्स को कीटोन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स देता है, ठीक है, फॉलोड बाय रिडक्शन। और एन डाइसब्स्टिट्यूटेड कब देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन सेकेंडरी एमीन्स विथ कीटोन। जब हम सेकेंडरी एमीन्स को हम कीटोन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो एन डाइसब्स्टिट्यूटेड हमारा देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें प्राइमरी एमीन के साथ, प्राइमरी एमीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा देगा एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कीटोन है और यहाँ पर आपका प्राइमरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन और कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इमाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, H आएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड देख सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूटेड अटैच है, मतलब कि एन सब्स्टिट्यूटेड अटैच है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कीटोन है, यहाँ पर सेकेंडरी एमीन है। तो सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करवाते तो इनामाइन बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो सब्स्टिट्यूटेड अटैच है, आपका दो सब्स्टिट्यूटेड अटैच, इसका मतलब एन डाइसब्स्टिट्यूटेड होगा। तो आपको सेकेंडरी एमीन में एन डाइसब्स्टिट्यूटेड देखने को मिलेगा, प्राइमरी एमीन में आपको सिर्फ एन सब्स्टिट्यूटेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया प्राइमरी एमीन को कीटोन से रिएक्शन, तो इसका जो आंसर होगा आपका एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स करेक्ट हो जाएगी। अब 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेंडेंसी द एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे बताना है कौन सा आपका एलिमेंट्स है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और अच्छा खासा बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियम जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। आप क्यों करेगा यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियम हैज द टेंडेंसी एक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट इट इज मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सीरियम +4 में सीरियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो सीरियम इज रेडली गेन्स टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सीरियम +3, दस सीरियम इज रिड्यूस एंड द ऑक्सीडाइज अनदर द एलिमेंट सीरियम +4 द एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब सीरियम +4 में होता है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपको लूज कर जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता आपको इनर्ट गैस देखने को मिलेगा, जेनन इनर्ट गैस देखने को मिलेगा। तो सीरियम +4 काफी अच्छा खासा स्टेबल है, बट सीरियम जो होता है +3 में ज्यादा स्टेबल शो करता है, +4 से ज्यादा +3 में स्टेबल शो करता है। तो क्वेश्चन में आपको सीरियम +4 का दे रखा है, तो सीरियम +4 का दे रखा है, तो सीरियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन ऐड करके सीरियम +3 में आना बेस्ट कोशिश करता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी करता है। तो सीरियम +4 से ज्यादा सीरियम +3 में ज्यादा आना पसंद करता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सीरियम +4 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होना बहुत ज़्यादा बेहद पसंद करता है, काफ़ी ज़्यादा बेहद पसंद करता है, ताकि सीरियम +3 में आ जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, रिड्यूस होता है, कि यहाँ पर आयन जो है तो रिड्यूस कर रहा है, +4 से +3 में जा रहा है, इसे यहाँ पर आयन जो है वहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। तो जब आयन रिड्यूस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो सीरियम +4 जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई मैक्सिमम टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसी हिसाब से इसका जो आंसर होगा आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इंटरमीडिएट कंपाउंड ए द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको हमें ए बताना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये जो आपका रिएक्शंस है ना, रिएक्शन आपको जानना बहुत जरूरी है, कौन सा रिएक्शन से है। तो आपको जो रिएक्शन है आपको रॉबिन्सन एनुलेशन से रिएक्शन है, ठीक है। रॉबिन्सन एनुलेशन का आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो प्लीज कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, कि क्वेश्चंस आते हैं जेएमआई के अंदर। तो रॉबिन्सन एनुलेशन से, रॉबिन्सन एनुलेशन क्या अंदर होती है, तो रॉबिन्सन एनुलेशन द एम्प्लॉयज टेंडेंट द माइकल एडिशन एंड द इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर माइकल एडिशन भी होता है और एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है,
in the form of the 6-member ring the containing alpha beta unsaturated ketone। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर दो रिएक्शन काम करती है, एक माइकल एडिशन और एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए मैकेनिज्म लेकर आया हूँ, आपको इस तरह का रिएक्शन दे रखा है और NaOH प्लस H2O और हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ फर्स्ट में आप देख सकते हैं क्या वर्कअप करवाया है, आपको इस तरह से कंपाउंड दे रखा था और यहाँ पर आपको NaOH बेस दे रखा था। बेस क्या करता है, बेस प्रोटॉन को अपस्टेट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटॉन को अपस्टेट किया, जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट किया प्रोटॉन यहाँ पर आपको प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन को अपस्टेट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव जो है आपका रीजन पे अटैक करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करा, देखा यहाँ पर अटैक करने का यहाँ पर डिलोक्राइजेशन हुआ, आपको पाइबोन ऑक्सीजन का पाइबोन ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपको डिप्रोटोनेशन हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज शो करेगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कम बैक करेगा। जैसे ही कम बैक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पाइबोन जो है वो अटैक जो आपको प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, यहाँ प्रोटोनेशन होगा, प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा। यहाँ पर आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो आपका है माइकल एडिशन का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं CH3 है, तो CH3 में आपका H जो है बाहर निकाल दिया और यहाँ पर से डिप्रोटोनेशन हो गया, H जो OH माइनस है प्रोटॉन को यहाँ से अपस्टेट कर लिया और अपस्टेट करने के बाद आपको डिप्रोटोनेशन हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो करने लगा। अब ये नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये आपके सिस्टम में जो इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है उसी पे अटैक करता है। यहाँ पर देख सकते हैं उसी पे अटैक किया और अटैक करने के बाद एक 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काउंट करके रखा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आपको काउंट करके रखा हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हुआ, यहाँ पर देखो 6 मेंबर रिंग आपका फॉर्मेशन हो जाएगी। आप खुद से बना के देख लीजिएगा, आपको 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जब जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो पाइबोन ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपको प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो प्रोटोनेशन जो होता है ऑक्सीजन अपना H+ को अपस्टेट करेगा, अपस्टेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं OH का फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं OH- आता है और प्रोटॉन को अपस्टेट करता है। यहाँ पर क्या होता है अल्डोल का प्रोडक्ट बनती है और अल्डोल का प्रोडक्ट तो बन गया, यहाँ से आपका H प्रेजेंट है और यहाँ से H प्रेजेंट है तो प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा। प्रोटॉन जैसे ऐसे अपस्टेट करेगा तो यहाँ से अटैक करेगा और OH जो होता है कि लिविंग ग्रुप होता है और लिविंग ग्रुप बनकर के यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली आपको जो है प्रोडक्ट इस तरह देखने को मिलती है और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका B से मैच करता है, तो आपका जो B90 का जो B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। आई होप इसका रॉबिन्सन एनुलेशन का मैकेनिज्म जो है वो आपके समझ में आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म एक बार चेक कर लीजिए, आपको यही मैकेनिज्म है रॉबिन्सन एनुलेशन का। मैं एक बार और कोशिश करने चाहता हूँ, आपको और क्लियर वे में दिखाना चाहता हूँ रॉबिन्सन एनुलेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रॉबिन्सन एनुलेशन का जो मैकेनिज्म है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए और रीड कर लीजिए कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म वर्कअप करती है। तो एक बार देख लीजिए, मैंने आपको बता भी दिया हूँ कैसे कैसे वर्कअप की है और यहाँ पर एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि इसका जो आंसर होगा 90 का, आपका B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्टियल हाइड्राइड्स, इसको 4 ऑप्शन बताना है कि इंटरेस्टियल हाइड्राइड कौन है। तो पहले आपको पता होना चाहिए इंटरेस्टियल हाइड्राइड होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्टियल हाइड्राइड्स इज ऑल्सो नॉन एज द मेटालिक हाइड्राइड, ठीक है। इंटरेस्टियल हाइड्राइड जो होता है मेटालिक हाइड्राइड को ही बोलते हैं। इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल, तो इंटरेस्टियल हाइड्राइड उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन के साथ ट्रांजिशन मेटल अटैच होता है या इन्वॉल्व होता है, उसी को हम इंटरेस्टियल हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन तो है बट सोडियम मेटल अटैच है, तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये आपका है अल्कली मेटल का। बी में आपको नाइट्रोजन अटैच है तो ये भी नहीं होगा। सी में कैल्शियम अटैच है, ये भी नहीं होगा। डी में आपको लैंथेनियम अटैच है, लैंथेनियम जो होता है वो आपका ट्रांजिशन मेटल का एलिमेंट होता है। तो 91 का आंसर जो होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी इंटरेस्टियल हाइड्राइड्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैंने एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ एग्जाम में फर्दर एग्जामिनेशन के लिए कि आयनिक हाइड्राइड किसको कौन कौन से एग्जाम्पल में आते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं आयनिक हाइड्राइड के अंदर। तो आयनिक हाइड्राइड जो होता है जो आयंस के फॉर्म में होता है, जो जैसे लाइक अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो आयंस के फॉर्म में होता है, तो वो आयनिक हाइड्राइड होता है। जैसे हम देख सकते हैं सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब आयनिक हाइड्राइड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है हाइड्रोजन के साथ, जैसे वाटर हो गया, HF हो गया, PH3 हो गया, ये सब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हो गया, ठीक है। इंटरेस्टियल हाइड्राइड मैंने आपको बता दिया जिसके जो हाइड्राइड के साथ जो हाइड्रोजन के साथ आपका ट्रांजिशन मेटल अटैच होता है, जो हाइड्राइड के साथ ट्रांजिशन मेटल अटैच होता है वो हमारा क्या होता है इंटरेस्टियल हाइड्राइड होता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जो होता है
वो आपका जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, प्रिसाइज का मतलब ज़्यादा, जिस कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है अपने हिसाब से, ऑक्टेट के हिसाब से, वो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं NH3 PH3 H2S etc, ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। तो प्लीज एक अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिए। हो सकता है इस बार पूछा गया इंडस्ट्रियल हाइड्राइड के बारे में, इन दिस ईयर पूछ दे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड के बारे में, तो आपको एग्जाम में काम आ जाएगी। तो प्लीज एक बार इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा 91 का, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट नॉट ट्रू अबाउट बिलो रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं, आपको इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, E2H दे रखा और प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर SN1 करेगा, E2 करेगा, SN2 करेगा। तो SN1 के अंदर क्या होता है कि पहले आपका जो होता है लिविंग ग्रुप बाहर होती है, और लिविंग ग्रुप बाहर होने के बाद कार्बोकैटायन शो करता है और कार्बोकैटायन का स्टेबलाइज करते हैं। तो Cl लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगी। अब ये क्या करेगा कि मिथाइल जो होता है वो आपको क्या होगा, माइग्रेट होकर के यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन शो करेगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन शो करेगा, वहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन शो करेगा। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर सेकेंडरी से। तो यहाँ पर आपका SN1 काम जो होगा काफी अच्छा वर्क करेगी SN1। तो यहाँ पर SN1 तो आपको सही हो गया, ठीक है। सेकंड आपका मेजर प्रोडक्ट इज गिवन SN2। देखिए SN2 के अंदर क्या होता है, SN2 जो होता है वो उसके अंदर आपको इन्वर्जन अटैक करता है, कोई भी बेस इन्वर्जन अटैक करेगा। तो SN2 के अंदर आपको कोई भी बेस जो होता है इन्वर्जन अटैक करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखाया हूँ SN1 और SN2 का आपको जो कंपेरिजन होता है यहाँ पर देख सकते हैं। SN1 के अंदर जो होता है वो आपको जो होता है रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों अटैक करता है, और SN2 जो है सिर्फ इन्वर्जन अटैक करता है, मतलब पीछे से बैक से अटैक करता है। और SN1 के अंदर बैक से भी अटैक करता है, फ्रंट से भी अटैक करता है। तो यहाँ पर SN2 पूछा गया है B। तो आपका SN2 अगर बैक से अटैक करता है कोई भी बेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी बल्कि ग्रुप है, 3 मिथाइल का बल्कि ग्रुप है हर पॉइंट से। बल्कि ग्रुप होने की वजह से SN2 यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, कोई भी बेस यहाँ पर आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो आने ही नहीं देगा, इतना बल्कि ग्रुप है कि वहां पर करीब नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर SN2 वर्क नहीं करेगी। तो आई होप हमको लगता है कि नोट ट्रू जो होगा वो आपका B ही नोट ट्रू होगा। हाँ, द प्रोडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑल्सो इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, तो ये भी आपका सही है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो होगा प्रोडोमिनेंट करेगी। डी भी देख सकते हैं, डी के अंदर आपका E2 रिएक्शन हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा E2 रिएक्शन। तो आपका E2 रिएक्शन ऑफ कोर्स हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा 92 का, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। नोट ट्रू जो है आपका SN2 में वर्क नहीं करेगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, द कॉपर इन टॉक्सिक प्रोपोर्शन इन द एनिमल्स प्लांट विल बी रिमूव बाय द फ्लोइंग। इसे बताया कि जब कोई प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर कोई कॉपर का टॉक्सिक प्रोपोर्शन अटैच हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा हम मेडिसिन का यूज करते हैं या कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट्स प्लांट जो होते हैं वो सेफ रह सके, उसमें बार बार कॉपर टॉक्सिक अटैच हो जाता है। तो कॉपर जो होता है वो टॉक्सिक होता है, उसको रिमूव करने के लिए हमें डी पेंसिलामाइन का यूज करते हैं। आप याद रहेगा तभी आंसर बता पाइएगा, वरना नहीं बता पाइएगा। तो हमें याद थी, कॉपर टॉक्सिक को रिमूव करने के लिए किसी भी पॉइंट से, किसी भी सरफेस से, वो हम यूज करते हैं डी पेंसिलामाइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रिएक्शन आपको देख कर जाना पहचाना रिएक्शन है। अगर आपने पढ़ा होगा नेम रिएक्शन तो बहुत ईजी जाना पहचाना है कि ये, हाँ, क्योंकि आपने फाबोर्स्की पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा फाबोर्स्की के अंदर क्या होता है, अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन मतलब डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा हेलो कीटोन को हम बेस सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर आपको क्या होता है कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिंग आपकी घट जाती है, रिंग कम हो जाती है। तो ये आपको फाबोर्स्की रीअरेंजमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाबोर्स्की रीअरेंजमेंट इज प्रिंसिपली इज अरेंजमेंट ऑफ द साइक्लोप्रोपेनॉन्स या फिर अल्फा हेलो कीटोन्स, अल्फा हेलोकीटोन्स टू लीड द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इन द केस ऑफ हेलोकीटोन्स। तो फाबोर्स्की आपका अरेंजमेंट वर्क करती है, और यहाँ पर रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका जो आंसर होगा 94 का, आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। ये आपका जो रिएक्शन है वो आपका फाबोर्स्की रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाबोर्स्की रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म में लेकर आया हूँ। ये आपको इस तरह से मैकेनिज्म काम करती है। आपको फाइनली जो होता है, आपको देखिए रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिंग आपका घट जाती है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द फ्लोइंग, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक हाइलाइट्स विल अंडरगो एट E2 इल्यूमिनेशन। तो E2 इल्यूमिनेशन के अंदर बताना है कौन सा इसके अंदर E2 इल्यूमिनेशन काम करेगा KH के साथ।
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन। हर एक कंपाउंड का आपको चेकअप करना पड़ेगा किसमें E2 एलिमिनेशन होता है। E2 एलिमिनेशन के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट देखना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन खोजना पड़ेगा। जब भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी E2 एलिमिनेशन वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड हमारा था वो हमारा 2,2 डाइमिथाइल ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल ब्रोमोप्रोपेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस, यहाँ पर प्रोटॉन ढूंढूंगा तो प्रोटॉन आपका अल्फा पोजीशन पर कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगी। बी में आपको था 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन, तो 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन यहाँ पर देख सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन है। तो यहाँ पर आपका बेस जो है वो आपको अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन वर्क करेगी, ठीक है। सी में देख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड है, तो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पर चेक करना है, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। तो बेंजाइल क्लोराइड के अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगी। डी में जो है आपको 2,5 डाइमिथाइल 1 ब्रोमोबेंजीन। हाँ, डी के अंदर आप देख सकते हैं डी के अंदर जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन पे, बट यहाँ पर वर्कअप नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी रिंग में पार्टिसिपेशन हो रखी है, तो यहाँ प्रोटॉन को अपस्टेट करके हम वर्कअप नहीं कर पाएंगे, तो इसके अंदर E2 एलिमिनेशन वर्क नहीं करेगी। तो E2 एलिमिनेशन जब वर्क करेगी आपका बी में वर्क करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं बी में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और रिंग में भी आपका प्लेनर है, रिंग नहीं है उसके अंदर, मतलब सॉरी उसके अंदर आपको पाई डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो पाई डिलोकलाइजेशन नहीं रहने की वजह से आपका बेस जो प्रोटॉन का अपस्टेट यहाँ से अटैक करेगा, बी और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो बी के अंदर आपका E2 एलिमिनेशन वर्क कर रही है, आपको बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पेप्टाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय द एमाइड्स बॉन्ड व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट, नोट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बताना है कि कौन सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप चेक कीजिए कि एमाइड ग्रुप आर मोर रेसिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस एट सिमिलर ईस्टर ग्रुप। वो एमाइड ग्रुप जो होता है वो काफी ज्यादा रेसिस्टेंट होता है हाइड्रोलाइसिस में एज कंपेयर ईस्टर। ईस्टर ग्रुप का जो ईस्टर ग्रुप का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वो काफी तेजी से हाइड्रोलाइसिस होता है एज कंपेयर एमाइड ग्रुप। तो ये आपका सही करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पूछा गया नोट करेक्ट। बी में बी के अंदर आपका पी पाइरोजेनस स्टेबलाइजिंग एमाइड बॉन्ड, तो एमाइड बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एमाइड बॉन्ड है और इसके अंदर आपका पी पाइरोजेनस हो रहा है। यहाँ पर अपना लोन पे डोनेट किया, यहाँ से रेजोनेंस पॉसिबल हो गया, तो इसके अंदर पी पाई रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सी में देख सकते हैं सी के अंदर आपका स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज हैविंग द प्लेनर एमाइड, ये भी आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये भी सही है, ठीक है। डी आप चेक कीजिए, डी जो है आपका एमाइड ग्रुप डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो डी में देख सकते हैं डी के अंदर एमाइड में होता है, तो एमाइड के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा खासा देखने को मिलता है, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नोट पार्टिसिपेट, हाँ डू नॉट पार्टिसिपेट, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं हो कैसे होता है एमाइड ग्रुप के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होता है, बट यहाँ पूछा गया नोट, तो इस हिसाब से यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर नोट करेक्ट पूछ रहा था और उस हिसाब से नोट करेक्ट जो होगा वो आपका आंसर आपको डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। फाइनली आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 96 का, ठीक है। अब 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है वो पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल एज द बॉन्ड नॉट इक्वल, इसमें बताना है कौन सा बॉन्ड जो है वो नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 4 आपको कंपाउंड दे रखा है, पहला में ClF3, BF3, LF3 एंड NF3। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ClF3, BF3, LF3 एंड NF3। तो पहले हम बात करते हैं BF3 का। तो BF3 में आप देख सकते हैं कि BF3 आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 बॉन्ड दे रखा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो आपका जो ज्योमेट्री होगा वो आपका ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगा। उसी हिसाब से आपको LF3 भी जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी ज्योमेट्री होगा वो भी उसकी जो ज्योमेट्री होगा वो आपको ट्राइगोनल सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं NF3। तो NF3 के देख सकते हैं NF3 के अंदर आपका एक लोन पे प्रेजेंट होता है और आपका 3 बॉन्ड दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बॉन्ड चेक कर सकते हैं और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है उसका sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp2 नहीं होता, sp3 हाइब्रिडेशन होता है और इसकी जो ज्योमेट्री होने वाली है आपको पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और हम बात करते हैं ClF3 का। तो जो ClF3 जो आपका है उसकी जो आप देख सकते हैं इसका आप बॉन्ड चेक कर सकते हैं, तो आपको 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है। तो इसकी हाइब्रिडेशन जो होगा इसकी जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका DsP3 होता है, sp3d नहीं होता है, DsP3 होता है। पहले आपका D के अंदर सिर्फ सबसे फिल्ड अप इलेक्ट्रॉन हो जाती है, ठीक है। इनर डी इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप, इनर डी इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप की तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप होती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको डी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल्ड अप हो जाती है, पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। और इसका जो हाइब्रिडेशन होता है DsP3 होता है, sp3d नहीं होता, DsP3 होता है। इसमें इनर डी ऑर्बिटल फिल्ड अप होती है जिसकी वजह से ये आपका ClF3 बॉन्ड सेम नहीं होती है। 97 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी।
अब 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। तो PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर आपको शो करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहले यहाँ PCl4 है और यहाँ PCl6 माइनस है। तो PCl4 जो होता है वो आपको टेट्राहेड्रल कैटायन शो करता है और PCl6 जो माइनस होता है वो ऑक्टाहेड्रल आनायन शो करता है। आप स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर सकते हैं खुद पे। तो इसका आंसर होगा आपको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा जाता है कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद HI। पे एक्स कंपाउंड हमें बताना है और उसको हम रिएक्ट करना है HI के साथ। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन द व्हेन ट्रीटेड ऑफ KH इथेनॉल गिव्स Y। जब हम एक्स को हम रिएक्ट करें HI के साथ तो जो रिएक्शन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट को फिर हम KH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा Y प्रोडक्ट देगी और Y जो होगा वो एक्स का आइसोमर होगा। फिर उसके बाद हम Y को एनालिसिस करेंगे, वर्कअप करेंगे तो दो कंपाउंड देखने को मिलेगा। पहला आपको 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 4 कार्बन कीटोन देखने को मिलेगा। एक्स क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा मैंने बना दिया हूँ, इसका सोल्यूशन निकाल दिया हूँ। इसका जो आंसर होगा आपका डी आंसर करेक्ट होगा 3 मिथाइल 120। और इसका वजह क्या है, इसका रीजन क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्यों होता है। तो 3 मिथाइल 120 यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 मिथाइल है और 1 पे पेंटीन है। तो हम 3 मिथाइल को 1 पेंटीन को हम HI से रेट करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगी। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से I शिफ्ट कर देना है। फिर उसके बाद KH का वर्कअप कराना है। तो KH जो होता है वो प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा। प्रोटॉन को अपस्टेट यहाँ से निकाल से आपको आइडियल लिविंग ग्रुप निकाल देगा। तो लिविंग ग्रुप निकालने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिलती है। आपको ये Y हो गया, ठीक है। और Y के बाद आपको ओजोनलाइसिस वर्कअप करता है और जो Y है वो आपका X का आइसोमर होता है। आप देख लीजिएगा आपको Y जो होगा वो X का आइसोमर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको X का आइसोमर होगा। फिर उसको ओजोनलाइसिस करें तो ओजोनलाइसिस में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन डिवाइड होता है, एक इधर ऑक्सीजन और एक इधर ऑक्सीजन। तो इधर ऑक्सीजन जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर कीटोन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर डिवाइड एसिड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कीटोन, यहाँ पर एसिड देखने को मिला। और क्वेश्चन पूछा गया था 4 कार्बन का कीटोन देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते 4 कार्बन का आपको कीटोन देखने को मिल गया है और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको जो आंसर है वो आपका सही होगा। आपको यहाँ 4 कार्बन का कीटोन अब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को यहाँ पर मिल गया है। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड या 4 कार्बन का कीटोन देखने को मिल गया है। इससे जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब आता है 100 नंबर क्वेश्चन पे। तो फाइनली आपका JMI का MSc केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2021 का। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज आप यहाँ पर देख सकते हैं विच रीजेंट वुड बेस्ट अकॉम्प्लिश ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर होने वाली, इसका आंसर आपका 1 होने वाली है, A होने वाली है। आप कैसे होने वाली है यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इजी था। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ से आपको क्या है OH है। तो H प्लस को क्या होता है ऑक्सीजन पर लोन में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे H प्लस को अपस्टेट कर लेता है। जैसे H प्लस को अपस्टेट करता है OH2 बन जाता है। OH2 जो होता है वो आपका एक अच्छा खासा गुड लिविंग ग्रुप होता है और यहाँ पर आपको H प्रेजेंट होता है साइड में और H यहाँ शिफ्ट करता है, यहाँ पर OH लिविंग ग्रुप निकल जाती है, E2 एलिमिनेशन में वर्कअप करती है। तो फाइनली आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल जाती है। तो आपको इस तरह से कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह कंपाउंड ही पूछा गया है और इसमें जो रिएजेंट यूज किया गया है वो आपका A रिएजेंट यूज किया गया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हीट। तो फाइनली इसका आंसर होगा 100 का A आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया के MSc केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 100 तक इस पार्ट 4 के अंदर कंप्लीट हो गई है। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।